तो देखिए हम अभी क्या बता रहे थे। अभी इसके पहले वाली पिछली क्लास में बता रहे थे कि परमाणु में दो भाग होते हैं। पूरी क्लियर रखिएगा। परमाणु में कितने भाग होते हैं जी? परमाणु में दो भाग होते हैं। मैंने बताया परमाणु में दो भाग होते हैं। एक नाभिक अंदर में, ये नाभिक कहलाता है। नाभिक जो सबसे परमाणु के अंदर वाले भाग को नाभिक कहते हैं। इसके पिछले क्लास में बताया नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, पाया जाता है। इसको खोद परमाणु को और खोद के देखा तो देखा कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया गया। नो डाउट। अब बात आया कि कक्षाएं किसे कहते हैं, तो परमाणु के बाहरी भाग को कक्षा कहते हैं। अब इसमें कक्षा ऐसे इस ढंग से कक्षा रहेगा, इस ढंग से कक्षा रहेगा, है ना, कि जितने भी कक्षा हो सकते हैं। लेकिन आपको किताब में परमाणु के नाभिक ऐसा देगा, इसमें आपको कक्षा ऐसे घुमा देंगे, एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा, ऐसे भी जितनी भी कक्षाएं आप घुमा सकते हैं। इसमें 4 कक्षा, 5 कक्षा, मैक्सिमम ऐसे 5 कक्षा तक पढ़ा गया है। कक्षाएं 5 होती, खैर उसमें दिक्कत नहीं है। तो हम अभी बता रहे थे कि परमाणु के अंदर वाले भाग को नाभिक कहते हैं। परमाणु जो हमारी आंखों से नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसको और खुरेद करके देखा और उसको खोदा तो उसमें देखा कि परमाणु के दो भाग होते हैं, एक नाभिक और एक कक्षाएं। ये सब तीनों क्या है? कक्षाएं हैं। कौन देखे जी? अभी मैंने बताया कि परमाणु के जनक जॉन डाल्टन ने, अभी आपको बताया हम कि परमाणु के जनक जॉन डाल्टन ने देखा। सबसे पहले तो वो बोले थे, याद कीजिए पूरे कहानी को, परमाणु के जनक जॉन डाल्टन ने देखा कि परमाणु अब अविभाज्य है। उसको इतना महीन कर दिए, इतना उसको पीस डाले, उसको इतना ना पीस डाले कि हमारी आँख से ओझल हो गया। तब उन्होंने कहे कि अब परमाणु को कोई नहीं तोड़ सकता है, यानी अविभाज्य है, उसको अब कोई नहीं बता सकता है। फिर 2 साल बाद 1803 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में बताया परमाणु अविभाज्य है, उसको तोड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों से अब दिख ही नहीं रहे तो उसको तोड़ेंगे कैसे। फिर 2 साल बाद यानी 1803 ईस्वी में वही परमाणु के जनक जॉन डाल्टन ने ही बताया कि परमाणु विभाज्य हो सकता है। उसके 3 मौलिक कण हैं, यानी सूक्ष्मदर्शी बनाए होंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखे होंगे, तब उनको और बड़ा दिखा। परमाणु छोटा दिख रहा था, सूक्ष्मदर्शी से देखे तो परमाणु इतना वो दिख गया। अब उसको 3 भाग में तोड़ दिए जी। 3 भाग में उनको दिखा कि परमाणु में 3 मौलिक कण है। मौलिक मतलब मुख्य कण है 3 गो, उसके बाद वो नहीं देख पाए। लेकिन आज के युग के वैज्ञानिकों ने परमाणु के 31 कणों को खोज किया, यानी 31 मौलिक कण देखे। मौलिक कण नहीं मतलब 31 कण देखे उसमें। तो यहाँ पे 3 कण मुख्य था। इलेक्ट्रॉन पहला का नाम रखे, दूसरा का नाम प्रोटॉन रखे, तीसरा का नाम न्यूट्रॉन रखे थे। 3 कण, परमाणु के 3 कण का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, तो इसका परिभाषा क्या हो, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो जनरली आप बोल सकते हैं जैसे कि मेरा नाम कुछ भी हो, फलाना ढेकाना कुछ भी नाम हो, तो बताइए इसको परिभाषित नहीं कर सकते, उसका तो नाम है वो। जैसे ये मार्कर, इसको साबित परिभाषा दीजिए कि मार्कर है, परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन इसका नाम मार्कर है। वस्तु है, कोई पदार्थ है जो वायुमंडल में स्थान छेक रहा है, द्रव्यमान है, इसका आयतन है, तब इसको हम पदार्थ बोले या वस्तु है। लेकिन इसका नाम हमने मार्कर रखा, सुटेबल है ना, तो यहाँ पे नाम इसको रखा गया इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इसमें से जिसमें से किसी एक कण को इलेक्ट्रॉन बोला गया, किसी एक कण को प्रोटॉन बोला गया, किसी एक कण को न्यूट्रॉन बोला गया। नो डाउट। अब आते हैं परमाणु में 2 भाग होते हैं। परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक नाभिक, एक कक्षा। जैसे फल, कोई फल ले लेते हैं तो फल में 2-3 भाग होते हैं, 3-4 भाग होते हैं, दिक्कत नहीं उसमें, अभी बायोलॉजी में वो सब पढ़ना है कितने भाग होते हैं। फल में एक बीज, इसमें बीज पाया जाता है, इधर इतना गुद्दा होता है, गुद्दा जिसको बोलते हैं देहाती में। उसके बाद ऊपर से छोटी सी पतली सी झिल्ली सी एक चमड़ी टाइप की होती है, और इसमें बहुत सारा लेयर होता होगा।
तो इसी तरह से परमाणु में दो भाग देखा गया, एक नाभिक और दूसरा कक्षा। नाभिक में फिर देखा गया, फिर उन्होंने देखा कि नाभिक में अब है क्या। परमाणु में दो भाग हैं तो नाभिक में क्या है, तो ना देखे कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विराजमान है। बाहर में जो कक्षा में है वो इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? अमीर व्यक्ति, जिनका नाम क्या था जी? अभी इसकी पिछली क्लास में मैंने बताया कि प्रोटॉन का खोज कौन किए थे बाबू? जो बहुत धनवान व्यक्ति थे। प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। नहीं बता पाए कोई, लगता है जी। प्रोटॉन का खोज अमीर व्यक्ति रदरफोर्ड ने किया था। अमीर व्यक्ति रदरफोर्ड ने, इसलिए प्रोटॉन धन आवेशित है, इसके पास बहुत धन है। न्यूट्रॉन जो है नौकर है, एन से नौकर ऐसे भी होता है। तो न्यूट्रॉन नौकर है, इसके पास कोई आवेश नहीं है, ना तो धन आवेश ना तो ऋण आवेश। तो ये कैसा है? ये उदासीन है, यानी ये न्यूट्रल है बाबू, समान है, जनरल। इसके पास ना तो है, ना दे सकता है, ना ले सकता है। लेकिन प्रोटॉन धन आवेश है, इसके पास धनात्मक व्यक्ति है और इसके पास ये जो है मुनीम है। प्रोटॉन अमीर व्यक्ति है और प्रोटॉन का मुनीम नौकर है। मुनीम मीन्स नौकर, या फिर जो भी बोलिए इसको पीए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया गया। तो इसमें देखा कि नाभिक में प्रोटॉन क्या कर रहा है और न्यूट्रॉन क्या कर रहा है। तो परमाणु के जो खोज किए रदरफोर्ड किए थे जी, परमाणु के जनक जॉन डाल्टन ने किए थे। तो जॉन डाल्टन ने ही देखे कि भैया ये नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये कर क्या रहा है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। तीन को मौलिक कण है, तीनों में से तीनों कर क्या रहे हैं, ये ढूंढने के लिए वैज्ञानिक देखा कि वो ये धन वाला व्यक्ति है, इसके इशारा पर ये नौकर काम कर रहा है ना। तो इसको बोला गया कि प्रोटॉन धन आवेश युक्त है। प्रोटॉन कैसा है? धन आवेश है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, यानी नौकर है, उसके पास नहीं धन है, कुछ नहीं है। तो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया नाभिक। अब बात आए कक्षाएं। तो कक्षा क्या है? कक्षाएं सेल्स और परमाणु के बाहरी भाग को कक्षा कहते हैं। जस्ट लाइक फल में बाहरी भाग को उसका छिलका बोलते हैं, उसी तरह से बाहरी भाग को परमाणु के बाहरी भाग। परमाणु तो समझ में आ गया कि परमाणु किसे कहेंगे? एकदम छोटा से छोटा कण जो हमारी आंखों से नहीं दिख सकता है, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, जनरली चीज़ है। तो कक्षाओं में देखा गया कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन सतत रूप से घूम रहा है। अब घूम क्यों रहा है भाई? कंफ्यूजन है यहाँ पे कि देखे वैज्ञानिक ने देखा, फुरेदा उसको, कि इलेक्ट्रॉन जो एक कक्षा में विराजमान है, इलेक्ट्रॉन इसका काम क्या है, कर क्या रहा है। तो उन्होंने देखा कि परमाणु के जो बाहरी भाग में कक्षा में जो परमाणु है, परमाणु के जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहा है इसके चारों तरफ। भाई अब क्वेश्चन आ गया कि भाई घूम क्यों रहा है। जनरली बात है कि इलेक्ट्रॉन घूम क्यों रहा है। तब देखा कि वो अच्छा, जो जैसे देखते हैं जनरली हम लोग भी, जो लेबर लोग मजदूर होते हैं, मजदूर वो जनरली घूमते रहते हैं, उनको काम मिल जाए, है ना। और मजदूर जितने भी लोग मजदूर होते हैं ना, आप देखिएगा ये कहीं ना कहीं कर्ज तले दबे होते हैं। कर्ज तले, कर्ज लेकर के मजदूर, यानी इनके ऊपर कर्ज रहता है, बहुत सारा कर्ज ले रखते हैं मजदूर लोग। तब मजदूर लोग उसी कर्ज को चुकाने के लिए क्या करते हैं ना, कि काम के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं, कभी कहीं 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 जा रहे हैं, मजदूर लोग जाते रहते हैं। तब देखा कि ओह अच्छा, ये घूम इसलिए रहा है क्योंकि इसके पास कर्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या रखा है? कर्ज ले रखा है। अभी काम की तलाश में घूम रहा है। काम की तलाश में क्या कर रहा है? घूम रहा है। अब देखिए बात आता है कि कितना मजदूर कहाँ घूमेगा, ये भी बात आता है। आप एक मजदूर हैं तो आपको ऐसा ढूंढना है कि आप कहाँ पे सूटेबल होंगे। आप अकेले, कहीं 2 मजदूर का ज़रूरत है, कहीं 3 मजदूर का ज़रूरत है, कहीं 4 मजदूर का ज़रूरत है, तो उस अनुसार से मजदूर लोग जाते हैं। तो यहाँ भी देखा कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेश यानी कर्जा लिए हुए है। गांव में देखते होंगे जो कर्जा लेते हैं ना, गांव में दादी उदी क्या बोलते हैं कि ओ अरे हम ऐसे ही कर्जा ऋण से दबे हुए हैं और तुम हमसे पैसा मांग रहे हो।
किसी से आप कर्ज लेने जाइए ना, तो वो खुद क्या बोलेगा व्यक्ति, हम तो खुद कर्जा ऋण में हकियो कि हमसे तो पैसा लेमा, ऐसे जनरल बोल देते हैं। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कर्जा से दबा हुआ था, तो इसलिए ये काम करने के लिए नाभिक के चारों ओर यानी परमाणु के बाहरी कक्षाओं में घूम रहे थे। घूमते पकड़ा गए, और घूमते पकड़ा गए तो उनमें विश्लेषण क्या कह रहे, तो घूम रहा नहीं का है, कहीं लाइन तो नहीं मारे के चक्कर में ही, ऐसा हो जाता है ना। लेकिन बेचारा अब मजदूर लोग कहीं किसी घर के बिल्डिंग के आसपास घूमते रहेगा। जनरल सी बात है, अगर आप एक मिडिल फैमिली से हैं और आप किसी बढ़िया बिल्डिंग के पास जाके घूमते रहिए, तो वहाँ उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि लगा है ये आशिक हो रहे, क्या फिराक में तो नहीं है ऐसा समझ जाते हैं। लेकिन जनरली हर लोग फिराक में नहीं होता है, कोई कोई व्यक्ति अपना काम के फिराक में होते हैं, कोई कोई अपना गर्लफ्रेंड के फिराक में होता है। तो गर्लफ्रेंड के फिराक में वो तो अमीर व्यक्ति भी किसी किसी गरीबों घर के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हकीकत में देखा गया कि भैया किसी के फिराक में नहीं है, किसी के ये लहरिया तहरिया नहीं मार रहे हैं, किसी के चक्कर में घूम नहीं रहे, बल्कि ये कर्ज तले दबे हैं। अब कोई कहेगा नहीं सर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ होता है जरूर बात, यही लगी घूम रहा है, ना ना ना, बात वैसा नहीं है। हर जगह उस बात को आप नहीं ले सकते हैं जहाँ पे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किस लिए घूम रहा था, क्योंकि ये कर्ज तले दबा हुआ था बेचारा। तो इलेक्ट्रॉन कैसा है जी, ऋण आवेश है, याद रखिएगा। प्रोटॉन कैसा है जी, धन आवेश है, धनवान व्यक्ति। और जाहिर सी बात है मजदूर धनवान व्यक्ति के पास ही घूमेगा। अगर ये आशिक होता, इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन का आशिक होता या न्यूट्रॉन का आशिक होता, तो ये गरीब के आसपास भी चक्कर लगा सकता था। लेकिन जाहिर सी बात है अगर कोई गरीब व्यक्ति कोई धनवान बिल्डिंग के पास चक्कर लगा रहा है तो उसका दो रीजन हो सकता है, या तो अमीर मछली फंसाना चाह रहा है, या तो काम की तलाश में है। तो यहाँ पे पूरा वैज्ञानिक इस पर रिसर्च किया कि चोट्टा कर की रहा है, इनमें ताक झाक तो नहीं रहा है। यहाँ पता चला कि नहीं ये ताका झाकी नहीं कर रहा है, वो काम के हिसाब से काम ढूंढने के लिए क्या कर रहा है कि धनवान व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ताकि हमको काम मिल जाए। तो यहाँ से समझ में आया हो कि इलेक्ट्रॉन कैसा है जी, ऋण आवेश है, क्योंकि कर्ज तले इसलिए वो घूम रहा है। अब बात आया कि कक्षाएं कितने होते हैं। भाई परमाणु तो पता चला कि अंदर में नाभिक होता है, तो कक्षा एक गो है कि दो गो है कि तीन गो है, तो कक्षाएं कितना भी हो सकता है, 4 5 6 7 8, वो परमाणु संख्या पे डिपेंड करेगा। अभी बताएंगे, हम सारा चीज़ धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो जनरली वैज्ञानिक ने देखा कि सतत रूप से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, यानी कर्ज तले दबे, इसलिए घूम रहे हैं। अभी समझ में आया। इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब बताइए मजदूर लोग ही ना काम करेगा, सीमेंट मिलाना है, छड़ मिलाना है, गिट्टी मिलाना है, बालू मिलाना है, तो वो कौन मजदूरी लोग ना करेगा जी। अब सीमेंट में पानी मिलाएगा तभी तो आपका दीवार बनेगा, पलस्तरा होगा, पक्का का घर बनेगा, रासायनिक अभिक्रिया कराएगा तब मजबूत। देखते हैं जिस वक्त आप बालू और सीमेंट और मिलाते हैं उस वक्त एकदम लूज होता है, उसको में कोई जान नहीं। जब उसको मिस्त्री लोग उसको उठा करके दीवार में लगा देता है, कुछ देर के बाद रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जकड़ लेता है, फिर वो पत्थर हो जाता है। अब इसको तोड़िए, बहुत मजबूत, रासायनिक अभिक्रिया करके मजबूत हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बिल्डिंग बनाने में कौन भाग लेगा, नौकर मजदूर, कि कोई अमीर व्यक्ति आएगा बिल्डिंग बनाने के लिए, हाँ बनवा लेगा। देखिए हर मजदूर के साथ एक न कहीं सब कहता है ना कि घर मेरा है, घर हमने बनाया है। अमीर व्यक्ति के नाम सुनिएगा तो बोलेगा घर हमने बनाया है। हकीकत में घर वो नहीं बनाया, जो घर बनाया ना वो खुद बेघर है। आप ये ध्यान रखिएगा कि घर बनाने वाला व्यक्ति खुद बेघर होता है, एकदम 110% ये बात है। तो आप भी किसी का भी घर बनाइएगा, तो जो भी व्यक्ति किसी का घर बनाता है ना तो खुद बेघर होता है, उसका घर रहने का नहीं होता, दूसरे के छत्ता बनाता है, दूसरे के छत्ते को बनाता है बेचारा। क्या कीजिएगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन वही चीज़ है। रासायनिक अभिक्रिया में इसको ज़बरदस्ती भाग लेना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये तो ऋण कर्ज तले दबे हुए, नहीं भाग लेगा तो भाई इसको फिर काम देगा जी, वो फिर कर्ज में दबे हुए रहेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, नो डाउट। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करता है अभी आगे चल करके समझाएंगे। इसके पिछले में नाभिक के बारे में बताए थे कि लेकिन प्रोटॉन क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, ये सिर्फ बताया कि प्रोटॉन बउआ बैठल है और इसके मुँह नीम है, ये बस इतना। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि कर्ज तले दबे है,
एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप समझ में आ जाए आपको बेहतर। तो इलेक्ट्रॉन कर्ज तले दबे है, इसलिए इसको रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना पड़ रहा है, मजदूर है। इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, अर्थात कक्षाओं में रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऑब्जेक्टिव से बहुत बन रहा है, तो ऑब्जेक्टिव बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होता है, नाभिक में या कक्षा में? तो जनरल सी बात है कक्षा में, क्योंकि कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा क्योंकि वो मजदूर है, कर्ज तले दबे है। कोई बात नहीं, आगे आते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होती है? कक्षाओं में। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है क्या? इकाई ऋण आवेश है, नो डाउट। इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है? कक्षाओं में, बाहरी कक्षा में, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चक्कर लगा रहा है। अब ये लाइन नहीं मार रहा है बउआ, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि चक्कर मार रहा है इसका मतलब इसका कोई चक्कर चल रहा है, ऐसा नहीं है। बेचारा मजदूर है इसलिए वो चक्कर चला रहा है। खैर छोड़िए। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। और देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज, संजोग की बात है कि वो प्रोटॉन का जो खोज किया था वो वैज्ञानिक अमीर था। न्यूट्रॉन का जो खोज किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड जो कि अमीर व्यक्ति थे, तो ये धन आवेशित है। न्यूट्रॉन का खोज ये जेम्स चैडविक जो कि नॉर्मल परिवार से थे, तो ये नॉर्मल हो गया। न्यूट्रल रहता है, उदासीन है, इसके पास कुछ नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे जे थॉमसन ने, ये खुद एक मजदूर वर्ग के व्यक्ति है। इनका जीवनी पढ़िएगा तो इनके माता पिता किसी के यहाँ मजदूरी करते थे, तो जो व्यक्ति जो चीज़ का खोज किया उसी में रह गया। समझ में आ गया होगा। तो प्रोटॉन का खोज कौन किए? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किए? जेम्स चैडविक जो कि न्यूट्रल परिवार से थे, नॉर्मल परिवार से थे। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए? जे थॉमसन। और जे थॉमसन जो थे बेचारे ये भी कर्ज तले दबे हुए थे, तो इन्होंने कक्षा का खोज किया। थॉमसन ने खोज किया इलेक्ट्रॉन का खोज किया, सॉरी कक्षा का खोज नहीं किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन जो थे वो कर्ज तले दबे हुए थे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए ये भी कर्ज तले दबा हुआ है और काम की तलाश में नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। कक्षाओं को जो जे थॉमसन थे वो KLMNO के द्वारा सूचित किया। तो यहाँ पे सूचित करने का मतलब क्या हो गया कि कक्षाओं को जे थॉमसन ने पहला कक्षा को K से, दूसरी कक्षा को L से, तीसरी कक्षा को M से, चौथा कक्षा को N से, पांचवा कक्षा को O से सूचित किया। यानी मैक्सिमम 5 कक्षा बनाए कौन? जे थॉमसन ने। तो KLMNO द्वारा सूचित किया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन खोज किए कोई और, कक्षा में व्यवस्थित किए कोई और। अब बात है नील्स बोर। 1914 ईस्वी में ये ऐसा व्यक्ति थे नील्स बोर जो, अब ये कक्षा तो खोज कर ली कि वो 5 को कक्षा है। फिर से इसको देख लेते हैं जी। कक्षाएं कितनी पता चल गया? नाभिक परमाणु में 2 भाग पता चल गया। देखिए थोड़ा सा अभी आपको बोरिंग टाइप का लग रहा होगा, लेकिन इंटरेस्टेड है, कहानी बहुत इंटरेस्टेड है, सारा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये बउआ नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। और ये कक्षाएं हैं, 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3, 4 है ना, 5। आप फिगर बना सकते हैं। परमाणु का फिगर है ये किसका फिगर है जी? परमाणु का। अब परमाणु में ये नाभिक है और ये कक्षाएं हैं। तो ये पहला कक्षा को K से, दूसरा कक्षा को L से, तीसरा को M से, चौथा को N से और पांचवा को O से सूचित किया। अब नील्स बोर आए और वो बताए कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन काम करेगा, यानी कितना मजदूर पहला कक्षा में लगेगा, और दूसरा कक्षा में कितना मजदूर रहेगा, घूमेगा, तीसरा कक्षा में कितना मजदूर चक्कर मार रहा है, चौथा में कितना मजदूर चक्कर मार रहा है, पांचवा में कितना, छठा में कितना। इसी तरह से नील्स बोर ने बताया था कि बउआ पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, चौथा में कितना, वो भी बताते हैं। तो 1914 ईस्वी में नील्स बोर ने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² के आधार पर व्यवस्थित किया। यानी उन्होंने ही बताया कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, नो डाउट। तो और किस आधार पे किए जी? तो 2n² के आधार पर नील्स बोर ने
कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n स्क्वायर के आधार पर व्यवस्थित किया, जिसे हम बोर-ब्यूरी योजना कहते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि बोर-ब्यूरी योजना से आप क्या समझते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है, बोर-ब्यूरी योजना से आप क्या समझते हैं। क्लास 9th में ऐसा आते रहता है। तो बोर-ब्यूरी योजना क्लास 10th के लिए है। 1914 ईस्वी में नील्स बोर ने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n स्क्वायर के आधार पर व्यवस्थित किया था, जिसे हम बोर-ब्यूरी सिद्धांत कहते हैं। नो डाउट यहाँ तक। अब देखिए, अब कहेंगे सर n क्या है, 2n स्क्वायर, n क्या है, n कक्षाओं की संख्या। यहाँ पे लिख दे जहाँ n बराबर कक्षाओं की संख्या। अभी समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला रहेगा ऐसे, पहला बात हम क्या बताने जा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा इधर, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से दिखेगा आपको, यहाँ से दिखेगा। तो पहला में क्या है, पहला बोला कि बउआ इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो पता चल गया कि चलो जी कक्षाएं क्या है, नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोले कि K में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो K कैमा कक्षा है, ध्यान रखिए। तो पहला कक्षा है K पहला कक्षा है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, पहला में K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, K में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके आधार पर, 2n स्क्वायर के आधार पर हुआ, 2n स्क्वायर के आधार पर। तो 2 हो गया गुना, बीच में नहीं कुछ तो गुना रहता, आप मैथ में पढ़े होंगे। 2 गुना n के मतलब क्या सर, कक्षाओं की संख्या। तो कैमा के जो है कैमा कक्षा है, पहला कक्षा है। ओ पहला कक्षा नहीं, 1 का स्क्वायर। तो बताइए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, यानी 2। अब समझ में आया, उन्होंने बताया नील्स बोर ने कि पहला कक्षा जो K है इसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाएगा। कोई दिक्कत नहीं जी, यहाँ तक ठीक है। अब बात आएगा सर L में कितना है, L में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वही 2n स्क्वायर। तो यहाँ भी दूसरा में देखते हैं, दूसरा कक्षा भी है। L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ भी किससे बउआ, 2n स्क्वायर पर चलेगा। तो 2 अगुना n के बदले कैमा कक्षा है L, वो ये दूसरा कक्षा है जी। ये तो पहला कक्षा था, ये दूसरा कक्षा है जी। तो n के जगह पर 2 और 2 का स्क्वायर रहबे करेगा, यानी 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। इसमें दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम सकता है ना। आप इलेक्ट्रॉन ई नहीं लिखिएगा, आप अगर फिगर बनाना चाहें तो ऐसे बनाइए। देखिए पहला तो वो फिगर बना लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिगर बना सकते हैं। तो देखिए क्या फिगर कैसे बनाएंगे, ऐसे बउआ ये नाभिक है, क्या है जी, नाभिक। कक्षा 5 को दे देते हैं, 1 2 3। परमाणु की संरचना है, परमाणु ऐसा होता है, परमाणु का फिगर है ये। हम लोग परमाणु को नहीं देख सकते, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसी ढंग से दिखा कि नाभिक और कक्षा, नाभिक और कक्षा, इतना लंबा चीज उसमें दिखा। तो 3 कक्षा हुआ, ये चौथा कक्षा हुआ जी, 5वां कक्षा हो गया जी। नो डाउट। अब ये इसमें तो बउआ नाभिक है, तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बसल है, बैठल कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब पहला कक्षा को K से बोला गया, दूसरा को L से बोला गया, तीसरा को M से बोला गया, चौथा को N, 5वां को O, KLMNO। इसको पहला कक्षा बोले, इसको दूसरा कक्षा बोले, इसको तीसरा कक्षा, इसको चौथा और इसको 5वां कक्षा। दिख रहा होगा आपको। तो बताइए पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दे दीजिए, पहला कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, अभी बताएंगे आगे चल करके।
दूसरा कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 8 को चिन्ह दे देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में। अब आइए तीसरा कक्षा की बात करें। तीसरा कक्षा की बात करें हम, तीसरा कक्षा को क्या बोल रहे हैं जी? KLM बोल रहे हैं। तो M में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। M में, तो M में भी वही चीज़ बताओ बाबू, क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देते इसको। M में वही 2n², 2 गुना n की जगह पे अब क्या आएगा जी? तीसरा कक्षा में हम लोग आए हैं, M तीसरा कक्षा है, तो M तीसरा कक्षा है, तो यहाँ तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 गुना 3 का स्क्वायर 9, यानी 18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन बाबू? 18 इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्षा में। तो 18 को इलेक्ट्रॉन देना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हुआ ना, 16 17 18। किसी तरह 18 इसमें एडजस्ट करेगा। 18 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तीसरा कक्षा में। अब इसी तरह से आएंगे चौथी में, यानी चौथा लिख ही देते पूरा। चौथा कौन कक्षा है बाबू? देखो तो n है ना। आप लोग बताइए तो चौथा में कितना घूम सकता है जी अधिकतम? यहाँ पे इसको यहाँ पे हटा के लिखते हैं 18, कोई दिक्कत नहीं। चौथा है n में अधिकतम इलेक्ट्रॉन गलती लिख रहे हैं हर जगह, लग रहा है जी, सही है, यहाँ भी गलती लिखा हुआ है। अच्छा, n में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ भी वही चीज चलेगा, 2n²। तो बताइए कक्षा चौथा है, तो 2 गुना 4 का स्क्वायर, यानी 2 गुना 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा। चौथा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 32 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4, अब आप बना दीजिएगा चौथा में 32। अब यहीं पे हम आपको पांचवा कक्षा भी बता देते हैं। पांचवा कौन है? O में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ भी क्या? 2n², तो 2 गुना n, चौथा के पांचवा कक्षा, पांचवा है 5 का स्क्वायर, यानी 2 गुना 25, यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने, पांचवा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 50 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब एक चीज आएगा सर, ये तो ज्यादा से ज्यादा बताए कि पहला में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, दूसरा में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, तीसरा में ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, सॉरी हाँ जी 18, तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन, पांचवा में 50 इलेक्ट्रॉन। ज्यादा से ज्यादा तो कम से कम कितना घूमेगा सर? जरूरी है कि 50 को घूमे करेगा? नहीं। तो यहाँ पे नोट में आप ऐसा लिख सकते हैं कि कम सभी कक्षाओं में, नोट में इसको लिख दीजिएगा NOT, नोट में, कि सभी कक्षाओं में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है या घूम सकता है ना। कम से कम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसे लिख सकते हैं, कम से कम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर में 1, यानी सभी कक्षा में अगर नहीं इलेक्ट्रॉन पूरा है तो कम से कम 1 घूमेगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे
कि पहला कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन, पाँचवा कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 50 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से छठा कक्षा, सातवां आप अपने मर्जी से बढ़ा सकते हो आगे, लेकिन मैक्सिमम इतना में केमिस्ट्री का काम खत्म हो जाएगा। नो डाउट। अब आगे आते हैं क्या कि बउआ यहाँ तो एक चीज़ और एक चीज़ सीख गए कि कम से कम कितना रहेगा, तो कम से कम सब कक्षा में एक हो। कह रहे सर पहला कक्षा में कम से कम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, कम से कम तो 1, ज़्यादा से ज़्यादा तो 2n²। नो डाउट। अब आगे आते हैं बात कि बउआ एक चीज़ और यहाँ पे क्या बोले कि अंतिम कक्षा कुछ भी हो, हाँ अंतिम कक्षा कुछ भी हो, उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए। नोटे में लिखिएगा, इसी नोट में ये नोट नंबर 1 कर दीजिएगा, यहाँ नोट नंबर 2 कर दे रहे है ना। अब इसका जो चर्चा चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंतिम कक्षा कुछ भी हो, अंतिम कक्षा कुछ भी हो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकता है। अंतिम कक्षा कुछ भी हो, उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहनी चाहिए। उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहने चाहिए। अब समझिए इसका मतलब क्या होगा। इतना सिर्फ आज याद रखिए क्या कि सभी कक्षाओं में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख लिए 2n² के आधार पर। सबसे पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरा कक्षा में ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा में 32, पाँचवा में 50, छठा में आप निकालिए, सातवां में आप निकालिए। और एक नोट बताए कि सभी कक्षाओं में कम से कम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होना चाहिए, कम से कम। और फिर ये इम्पोर्टेंस नोट है कि अंतिम कक्षा कुछ भी हो, उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहनी चाहिए। क्या बोले? 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। नो डाउट। अब इसके बारे में बउआ ये दोनों जो नोट लिखाए हैं, इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे कि भैया अब इसमें हम कहना क्या चाह रहे थे कि कक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा। इलेक्ट्रॉन अब अंतिम कक्षा पे, ये तो बीच में कन्फ्यूजन में डाल दिया आप सर। कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन नहीं, आप इतना याद रखिए कि बउआ ये तो समझ में आ गया वो कक्षाएं क्या है। परमाणु के बाहरी भाग को कक्षाएं कहते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन सतत रूप से घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, और ऋण क्यों होता है? कर्ज लिए हुए होता है। इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्यों भाग लेता है जी? कौन भाग लेता है? समझ में आ गया होगा। तो अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन। चलो, नाभिकीय अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? नाभिक, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। खैर आगे समझाएंगे आगे चल करके इसको। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन ने किया था, जो कि एक बेचारे कर्जदार व्यक्ति थे, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन कर्जदार रह गया। कोई बात नहीं। अब कक्षाओं को KLMNO के द्वारा सूचित किया जाता है। नो डाउट। अब 1914 ईस्वी में नील्स बोर ने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² के आधार पर व्यवस्थित किया था, है ना, जिसमें हम लोग बता दिए कि K में कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, L में, M में, N में, O में। उसके बाद ये दोनों नोट है कि सभी कक्षाओं में कम से कम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होना चाहिए। कम से कम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। और अंतिम कक्षा, अब यही चीज़ समझाएंगे अगले क्लास में कि अंतिम कक्षा कुछ भी हो, उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहनी चाहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि अगले क्लास में आपको सहूलियत हो। रहने देते हैं तब तक के लिए। जय हिंद।